फ्रेंड्स। तो कल हमारा आईटीजे एडवांस 2020 का जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ। तो मैं आपके सामने आईटीजे एडवांस 2020 का जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था उसका डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन लेकर के आया। तो जो एडवांस 2020 जो इतना दिन से इंतजार कर रहे थे सभी, और जिसके लिए अपन पूरा साल भर से तैयारी भी करते हैं और पढ़ाते भी है बच्चों को, ठीक है ना। कोई एग्जाम जब फाइनली कंडक्ट होता है तब उसका डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन बताना हमारा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज मैं थोड़ा सा लेट हो गया अभी, तो जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको ऐसे पेपर वाइज ना बता करके कोशिश करूंगा कि ब्रांच वाइज बताऊं, ताकि जो बच्चे मतलब एक ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं उनका तो ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा उससे, बट जो पेपर देने वाले दैट इज 2021 में या फिर 22 में जो पेपर देंगे उनको काफी, जो अभी 11th या फिर 12th में बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो वही मेरा एम रहेगा कि जिस तरीके से अपन पढ़ाते हैं, और ये पूरा एनालिसिस मेरे खुद के रिस्पेक्ट में है ना, आप बाकी जगह पे देखोगे तो ये शायद थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आईटी दिल्ली ने पेपर कंडक्ट कराया था इस बार को 2020 को, ठीक है ना। जेई एडवांस का पैटर्न जब से शुरू हुआ, पहले तो आईआईटी जेई होता था, तो जेई एडवांस का पैटर्न जब से शुरू हुआ था 2013 से, उसके बाद से अभी तक आईटी दिल्ली ने कभी पेपर नहीं बनाया। इस बार को फर्स्ट टाइम आईटी दिल्ली ने पेपर बनाया। सारे आईटी लगभग एक बार टॉप 7 आईटी जितने भी है सभी ने एक बार पेपर बना दिया। कानपुर ने दो बार पेपर बना दी, बस दिल्ली ने इस बार को पहला बनाया, ठीक है। लास्ट में 2012 को बनाया था दिल्ली ने, और इस बार को बनाया उन्होंने, ठीक है। तो वही लगभग क्या पैटर्न था, क्या टफनेस लेवल था, क्या था मैथमेटिक्स पेपर का, तो वो सारी चीज अपन डिटेल में देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कट ऑफ वगैरह जो है मान लो 2019 में जितना था वही रहेगा, या फिर उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, बिकॉज बहुत सारा फैक्टर आता है, सिर्फ टफनेस के ऊपर कट ऑफ डिपेंड नहीं करता है ना। तो मतलब बच्चे इतना दिन हो गया, कितने अच्छे परफॉर्म किए, कितने नहीं कर पाए, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली अपन कट ऑफ की बात नहीं करें, तो कट ऑफ तो उनको जानना जरूरी है जो इस बार को एग्जाम दिए, बट मैं जो स्पेसिफिकली एनालिसिस लेकर के आया, सॉल्यूशन लेकर के आया, वो अगले साल जो बच्चे देंगे उनको ज्यादा फायदा होने वाला है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। जो इस बार को एग्जाम दिया है उनको तो फायदा होना ही है ना। वो उनको अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो देख ही सकते हैं डिटेल में, और ज्यादातर मैं एज ब्रांच वाइज सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। जैसे कैलकुलस का पूरा एक सॉल्यूशन रहेगा, है ना, अलजेब्रा का एक सॉल्यूशन रहेगा, ज्योमेट्री का एक सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको ज्यादा फायदा होगा जो अगले साल एग्जाम या फिर उसके नेक्स्ट ईयर को अगला एग्जाम देने वाले। तो पेपर में काफी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मेरे को लगभग पता नहीं, जितना सुनने को आया केमिस्ट्री ठीक ठाक था और फिजिक्स थोड़ा सा टफ था, बट मैथमेटिक्स अगर बात करूं तो 2019 जैसा एकदम डेडली पेपर तो नहीं था, रोड की रेंज बनाया था, बट उसके लगभग मिलता जुलता उसी के आसपास पेपर, बट उससे थोड़ा सा कम लेवल का था, ठीक है। बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस, जेई अपना लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो डालते ही है, और वो बिल्कुल हमारे को देखने को मिला, क्या नहीं है, क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्या नहीं था, वो सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं। बट जो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस था, है ना, बिल्कुल अच्छे, और कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, कंट्रोवर्शियल नहीं मतलब बाकी जगह पे आप और आंसर देख सकते हो, ठीक है ना, मैंने भी जहां तक देखा है, बट एक आध दो क्वेश्चन में बहुत जगह पे आंसर गलत दिया हुआ है, फ्रैंकली मैं बता देता हूं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी जगह पे भी मैंने देखा है कि आंसर वगैरह गलत दिया हुआ है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कैलकुलस का अगर बात करूंगा, मिन वैल्यू थ्योरम में एक क्वेश्चन आया, उसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, बहुत जगह पे मैंने देखा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरा सॉल्यूशन 100% करेक्ट होगा, बट मेरा जो पूरा भरोसा है कि जितना इस कम टाइम में जितना भी मैंने प्रिपेयर कर पाया 100% एक्यूरेसी के साथ ही बताऊंगा, ठीक है। अभी अगर आपका कोई डाउट वगैरह होता है तो आप सॉल्यूशन वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई प्रॉपर्ली आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी डिटेल मैथमेटिक्स जेई एडवांस 2020 का जो एनालिसिस है वो शुरू करते हैं, और अपन देखते हैं एक एक ब्रांच करके। सबसे पहले जो जीतने वाला हमेशा जीतता है उसी को ले लेते हैं, कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है आपको। कैलकुलस आप देख सकते हो एकदम बल्ले बल्ले, ठीक है ना, 14 सवाल टोटल। आप जानते हो कि 398 का पेपर था, है ना, टोटल मार्क थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, है ना, लगभग पिछले 3-4 सालों में जितने भी पैटर्न बन रहा था 360-70 अराउंड रहता है, इस बार को 20-25 मार्क उन्होंने जेई ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैथ्स पेपर जो टोटल 132 का था, पेपर 166 एंड पेपर 2 66, ऐसे सारे पेपर ही थे, ठीक है। तो पेपर 166 एंड पेपर 2 66 लगभग पूरा 132 मार्क्स का जो एनालिसिस है जे एडवांस 2020 मैथमेटिक्स, दैट इज आईटीजे 2020 मैथमेटिक्स, वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, और जो मेरे को बिल्कुल बताना चाहिए, जिसके लिए अपन पूरा साल भर मेहनत करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आया क्या नहीं आया। देख सकते हो कैलकुलस से, है ना, टोटल 18 और 18 36 क्वेश्चन, 132 मार्क्स, बट कैलकुलस से ही 36 में से 14 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस का बोल सकते हो। लगभग उसी के साथ कंपीट करता गया अलजेब्रा, ठीक है ना। अलजेब्रा भी लगभग उसमें भी बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, उसमें भी 13 सवाल लगभग दे दिए, समझ में आ रहा है ना। फिर अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन आया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, वो भी नहीं आता है हर साल को, ठीक है। वेक्टर 3D 4 क्वेश्चन ठीक ठाक है, बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, इसका वेटेज इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, क्या बोलो कि 3 क्वेश्चन तो कभी कोई एक्सपेक्ट करता ही नहीं है कि आईटीजे कभी भी 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट पे पूछेगा। एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन और उससे ज्यादा होना चाहिए था। एटलीस्ट 4 अगर इधर है, 3D में अगर 4 क्वेश्चन है तो इधर भी 4 क्वेश्चन, एटलीस्ट 19 में एक और क्वेश्चन यार बढ़ना चाहिए था, ठीक है, जो उन्होंने शायद कम कर दी, बट
उसी का वेटेज जो है वो खींच करके लेके चला गया आपका अलजेब्रा का कॉम्बिनेटोरिक्स वाला पार्ट, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये सब एकदम भर भर के आए और अच्छे अच्छे सवाल आए। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सवाल तो आते ही है हर साल, बट पीएनसी प्रोबेबिलिटी में देखो 3 सवाल सबसे ज्यादा वेटेज लेकर के चला गया किसी इंडिविजुअल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तीन सवाल, वो भी अच्छे अच्छे सवाल, इजी सवाल कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, वो भी आप एकदम देख सकते हो है ना, तीन सवाल। और पीएनसी देखो 2 सवाल, ठीक है। फिर बाइनोमियल मतलब कॉम्बिनेटोरिक्स वाला सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 सवाल, आप सोच सकते हो 36 में से 6 क्वेश्चन सिर्फ इसी ब्रांच से, ये बहुत बड़ा वेटेज होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट को धोखा देकर के इसने कोऑर्डिनेट का सवाल छीन करके लेके चला गया, जो कि हर साल को देखने को नहीं मिलता है, बट इस साल को कॉम्बिनेटोरिक्स में छीन करके लेके चला गया आपका कोऑर्डिनेट का सवाल, आप बोल सकते हो। चलिए डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। कैलकुलस से अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस में सबसे पहले अगर आप देखते हो फंक्शन से 2 क्वेश्चन आया यार, ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज है फंक्शन का। 2 क्वेश्चन मतलब आप मान सकते हो बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। फंक्शन का पहला तो पेपर 1 में एक क्वेश्चन दिख गया आपको, है ना, वाइज एक्टिविटी के ऊपर 1 1 1 2 के ऊपर, जो कि एक सिंपल मॉडरेट क्वेश्चन था, नोट्स में रहता है सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, आराम से डिफरेंशिएट करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नोन फंक्शन ही था, है ना, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की वजह से मैंने इसको मॉडरेट में डाल दिया, ठीक है। बट हकीकत में देखोगे जो सही सही चीजों को पढ़ रखा है उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था वो तो डायरेक्टली नोट्स से उठ के आ गया, है ना, नोट्स में मैंने 9 देकर के कराया था, आप देख लेना वो क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 मैंने 9 देकर के कराया था, पेपर में 4 देकर के आ गया यार, ठीक है ना। वही चीज एफ और एफ ऑफ 1 - x कैलकुलेट करना होता है, एकदम सीधा सीधा डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये फंक्शन का सेकंड क्वेश्चन, ये तो मैंने इजी रखा, नोट्स का क्वेश्चन आ रहा है ऊपर से कंसेप्ट इजी है तो इजी बोलेंगे ना भाई इसको, ठीक है। कैलकुलस में जिन्होंने एकदम मतलब क्या बोलूं, एकदम पूरा वेटेज कैलकुलस का लेके चला गया, वो है आपका एलसीडी वाला सेक्शन। अब देख रहे हो लिमिट से 2 क्वेश्चन, चलो 2 क्वेश्चन तो लास्ट ईयर को भी आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अगेन 2 क्वेश्चन, लिमिट से एक क्वेश्चन आपका आया था पेपर 1 में, जो कि एकदम लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। और वो एक थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा अगर अच्छे से दिमाग लगाते हो, अप्रोक्सीमेशन सीरीज एक्सपांशन वगैरह यूज होता है थोड़ा बहुत, तो ठीक ठाक सवाल है, इतना भी एकदम डिफिकल्ट नहीं है ना। इस तरीके के क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी शीट में आप लोग कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन है। पेपर 2 में लिमिट का एक और क्वेश्चन आया था आपका सिंगल इंटीजर चॉइस में, ठीक है, वो भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन था और उसको मैंने टफ रेट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसा कंसेप्चुअली कोई हैवी कुछ नहीं था, बट कैलकुलेशन इतना अच्छा इन्वॉल्व था उस जगह पे, तो बहुत बच्चे कैलकुलेशन में फंस गए होंगे, ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल रहे होंगे, ठीक है, नहीं निकाल पाए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको टफ में डाला है, ठीक है। आप देख सकते हो ट्रिगो में कंपाउंड एंगल से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे, पर पूछेंगे कि वो पूरा कंपाउंड एंगल उन्होंने इस क्वेश्चन में उठा करके रख दिया, ठीक है ना। पूरा कंपाउंड एंगल का जो भी आइडिया है वो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में उन्होंने यूज कर दिया, तो यहाँ से सवाल पुट करने का कोई जरूरत था ही नहीं, और बिल्कुल एज इट इज वही चीज देखा गया, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का अगर बात करूं तो पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 7 था, उसको मैंने टफ रेट किया है बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको टफ में रखा है। पेपर 2 में एक और क्वेश्चन आया था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 5, उसको मैंने मॉडरेट में रखा है, बट वो भी नोट्स का ही क्वेश्चन है ना, सिंपल सा एकदम। आप फंक्शन अगर डिटरमाइन कर लेते हो, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इन्वॉल्व था, फंक्शन अगर डिटरमाइन हो जाता है, आराम से ग्राफ बना के कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हो, इजी मान सकते हो इस सवाल को, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको मॉडरेट कर दिया, ठीक है। एमओडी जो फंक्शनल इक्वेशन वाला पार्ट है एमओडी का, समझ में आ रहा है ना, तो उस जगह से एक और क्वेश्चन आया जो हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। पेपर 2 में आया क्वेश्चन नंबर 9, ब्लू से जितने भी लिखे गए सारे पेपर 2 और रेड पेन से जितने भी लिखे गए सारे पेपर 1 है, ठीक है। तो एमओडी से एक और क्वेश्चन आया जिसको मैं मीडियम बोलूंगा, ठीक है, मॉडरेट बोलूंगा, ठीक है ना, नोट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम नोट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एओडी का अगर बात करूं, एओडी से टोटल आपको देखने को लगभग 4 सवाल मिल रहा है, ठीक है ना, बट उसमें भी अगर मैं बात करूं, है ना, एमजीएम में एक क्वेश्चन आया था, बट इसको मैंने सीक्वेंस में रख दिया, ठीक है। तो आप मैक्सिमम मिनिमम मत घुसाओ इसको, डायरेक्टली आप एमजीएम से कर सकते हो, लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व था उसमें, ठीक है। तो एओडी का अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 पार्ट होता है इसका, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मीन में लिखे मैं मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल से जनरली कोई क्वेश्चन दिखता नहीं है, मेरे को लास्ट लगभग आज से 12-13 साल पहले शायद 2007 में एक कॉलम पूछा था उन्होंने पैराग्राफ, ठीक है। तो हाँ वो भी यार इस बार को यार जो पैटर्न था ना यार, वो भी एकदम थोड़ा सा दिक्कत वाला पैटर्न था, ठीक है ना। कॉलम या फिर पैराग्राफ वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत बच्चे कंफर्ट जोन में होते हैं, एटलीस्ट पैराग्राफ का बात नहीं कर रहा हूं, मैट्रिक्स में अगर होता है तो थोड़ा बहुत एक के साथ कौन सा ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन वगैरह चलता है, ठीक है। बट एज वो ऑप्शन पूरा गायब था, पैराग्राफ भी नहीं था, मैट्रिक्स मैच भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, दोनों को गायब कर दिया, ठीक है। सिर्फ सिंगल करेक्ट, सिंगल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट भर के आया और इंटीजर टाइप, है ना। 50% पेपर तो सब्जेक्टिव भी आप मान सकते हो, ठीक है ना, इंटीजर टाइप था, समझ में आ रहा है, भर के इंटीजर टाइप आया, है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत शायद कोई अनकंफर्टेबल होंगे, बट फिर भी अगर कंसेप्ट आपका सही है तो ठीक ठाक से आप कर लिए होंगे चीजें, ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी की अगर मैं बात करूं तो मोनोटोनिसिटी से पेपर 2 में एक सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक सिंपल फ्लैट क्वेश्चन था, नोट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम से एक क्वेश्चन आया यार, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, पूरा पेपर का अगर सबसे अच्छा और
कंट्रोवर्शियल सवाल का बात करूं मैं तो ये होगा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के रिस्पेक्ट तो नहीं, बट अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दे रखा है जो बिल्कुल गलत है। 3 आंसर दे रखा है बहुत जनरल ने, बहुत जगह पे मैंने देखा है जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसका आंसर 3 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो जो मीन वैल्यू थ्योरम से आया है। मीन वैल्यू थ्योरम पूरा एओडी का कंसेप्ट ही यूज होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर 2 क्वेश्चन अगेन पेपर 1 से एक फ्लैट क्वेश्चन मीडियम मैंने रखा है इसको, है ना। और पेपर 2 में तो एक सिंपल सा फंक्शन का मैक्सिमम में पूछा है, थोड़ा सा फ्रेम चेंज कर दिया, बस इसको मैंने इजी कैटेगरी में रखा। ठीक है, अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो इंटीग्रेशन इंडेफिनिट वाले में तो कोई सवाल आता भी नहीं है जनरली और आया भी नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करूं तो वही ट्रेंड रहा, दोनों पेपर में एक एक सवाल। ठीक है, पेपर 1 में जो क्वेश्चन था बड़ा अच्छा एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, आप बहुत ही कम बच्चे शायद इसको करके आ पाए होंगे। ठीक है ना, ये मीन वैल्यू थ्योरम वाला क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छा आप बोल सकते हो पूरा कैलकुलस पेपर का। ठीक है, पूरा कैलकुलस का अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन की बात करूं तो मीन वैल्यू थ्योरम का ये और एस्टिमेशन का ये वाला सवाल आप बोल सकते हो। साथों साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन आया था, न्यूटन लेबनिज यूज हो रहा था। सिंपल लेबनिज हर साल आईटीजे पूछता है, लेबनिज के ऊपर तो सवाल पूछते ही बोलो। ठीक है, थोड़ा बहुत लेबनिज यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन बस खत्म। ठीक है ना, तो ये भी एक सिंपल मॉडरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ठीक है, और एरिया अंडर कर्व के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया, इसको मैंने टफ रेट में रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैलकुलेशन। बिकॉज कर्व जो दिया हुआ था वो इतने अननोन कर्व्स थे, उसको पहले डेरिवेटिव वगैरह करके इंक्रीज कहां पे कर रहा है, कर्व का नेचर बनाना टफ हो सकता है बहुत बच्चों के लिए, और कैलकुलेशन भी ज्यादा इन्वॉल्व था उसमें, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को टफ में रखा है। ठीक है, तो कैलकुलस में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल लिमिट से एक क्वेश्चन टफ में देखा गया है ना। काफी क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको 40 में से टफ में देखा गया है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है लगभग मान लो। ठीक है, क्लियर। चलो आगे अगर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे आप देखोगे कि सेकंड पोर्शन है अपना अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में पेपर 1 में देखोगे इतना वेटेज नहीं है, बट पेपर 2 में काफी ज्यादा वेटेज है अलजेब्रा में, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा हो गया। कॉम्बिनेटोरिक्स वाला सेक्शन पूरा छीन के लेके चला गया, आखिरी का इंटीजर वाला सेक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पेपर 1 का पहला क्वेश्चन एकदम रद्दी नोट्स वाला सवाल। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आया। ठीक है, खास करके कोई लोकेशन आपका अच्छा कैलकुलस का अगर सरप्राइजिंग एलिमेंट आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई सवाल ही नहीं पूछे उन्होंने। एक जगह पे यूज हो रहा था ये जो लेबनिज वाला क्वेश्चन था, इसमें सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ रहा था, बट वो तो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, बट अगर मैं ध्यान से देखूंगा, सॉरी लेबनिज नहीं यार, मोनोटोनिसिटी वाले क्वेश्चन में शायद। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ रहा था, बट फिर मैं बोलूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं किसी साल। इस बार तो पहले देखा गया ये कि डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा एम्प्टी हो गया, और ये इसका वेटेज जो कहां पे दे दिया जी ने, वो दे दिया एलसीडी के ऊपर। ठीक है ना, ओडी से तो उतना सवाल लगभग हर साल ही पूछते हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज सीधा दिख रहा है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी और लिमिट्स में चला गया। ठीक है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी लिमिट से कभी भी 4-5 सवाल कभी नहीं पूछे जो इस साल को पूछ लिया। सही बात है मेरी बात, क्लियर है। हाँ, लास्ट ईयर को भी आया था ये 4-5 सवाल शायद एलसीडी का वेटेज बढ़ रहा है, ये चीज ध्यान रखो, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 4-5 सवाल सिर्फ एलसीडी पार्ट से बहुत बड़ा वेटेज होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, ये कोई हंसने वाला चीज नहीं है भाई। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज था डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस वाले पार्ट से अगर देखें तो। अलजेब्रा में अगर अपन चलते हैं तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन एकदम रद्दी सवाल आया है ना, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर आता है और सिंपल फैक्टराइजेशन कैलकुलेशन करना है, एकदम रद्दी सवाल। ठीक है, और उसके ऊपर कोई वेरिएशन देखने को मिला, लोकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं, एक्सप्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना, चलो मान सकते हैं वो सारी चीज उन्होंने उसके लिए बचा करके रखा कॉम्बिनेटोरिक्स वाले सेक्शन के लिए। सारे टफनेस लेवल एक ही चैप्टर सारे चैप्टर में डाल देंगे तो थोड़ी ना होगा। सीक्वेंस से सिंपल एपीजीपी के ऊपर एक क्वेश्चन आया, बट उसमें जो लास्ट में कैलकुलेशन था वो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, इसीलिए मैंने उसको मॉडरेट में रखा। बाकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला इजी था, और सीक्वेंस सीरीज का एक और क्वेश्चन जो एएमजीएम वाला था, ठीक है ना, उसको भी मैं इजी बोल रहा हूं बिकॉज डायरेक्टली फ्लैट क्वेश्चन था वो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो दोनों पेपर में 2 सॉलिड प्रॉब्लम दिया, और जैसे हर साल को होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिकल्ट क्वेश्चन आईटीजी पूछते और ऐसे क्वेश्चन पूछते जहां पे बच्चे देख करके डायरेक्टली उसको एनालाइज नहीं कर पाते कि लगाए तो लगाए क्या है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल पिछले 4-5-6 साल जब से एडवांस शुरू हुआ है तब से मैं देख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नहीं कि आईटीजी का पूरा हिस्ट्री पुराना 15 साल के पेपर उठा के देख लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, आप समझ ही जाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर कितने डिफिकल्ट सेक्शन में रहता है। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर से सभी डरते हैं, समझ में आ रहा है क्लियर। इस बार को भी एक सवाल देख लिया गया है ना, पेपर 1 में एक क्वेश्चन, पेपर 2 में एक क्वेश्चन। ठीक है, और दोनों ही टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चन मैंने मार्क किया। ठीक है, कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर कंपटीशन दे रहा है, 2 सवाल इसने भी लिया है, समझ में आ रहा है, और दोनों सवाल पेपर 2 में, और दोनों सवाल कंसेक्यूटिव 13-14, समझ में आ रहा है। 13 वाला वो आपका बेगर्स मेथड जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है इसीलिए मैंने मीडियम रखा। ठीक है, और 14 वाला क्वेश्चन तो यार एकदम लल्लू था, नोट्स का सवाल यार, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सिंपल सा एकदम नोट्स वाला क्वेश्चन, ये तो इजी रखा मैंने। ठीक है, बाइनोमियल से एक अलग सा चीज उन्होंने फ्रेम करने का कोशिश किया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। उसको तो सवाल को देके एक पेज का सवाल था, सवाल देके आधे जनता तो उसको सवाल को ही छोड़ दिए होंगे, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देख के तो 90% जनता ऐसे ही फेल हो गए होंगे, समझ में आ रहा है ना। बट थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर करोगे तो आपको समझ आ गया होगा सवाल और आपने कर लिए होंगे, बट फिर भी उसका लास्ट का जो कोफिशिएंट वाला चीज पकड़ना था उसमें भी काफी डिफिकल्टी था, इसीलिए मैंने जनरली बोल रहा हूं कि एक टफ प्रॉब्लम था। ठीक है, जनरली हर साल एक ही क्वेश्चन आता है बाइनोमियल से, इस बार को भी एक ही आया।
प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला चैप्टर। पेपर 1 में एक क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी में बोलते हैं, ठीक है। पेपर 2 में एक मीडियम मान लो और एक टफ मान लो, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था बाकी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन टफनेस का था। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स लास्ट ईयर को एकदम बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी जैसा वेटेज लास्ट ईयर को मैट्रिसेस में ले लिया था, ठीक है। इसलिए पेपर काफी डिफिकल्ट सेक्शन में चला गया, बट इस साल को मैट्रिसेस में उतना वेटेज नहीं लिया। दोनों पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, उनमें से एक तो ट्रेस के ऊपर था, सिंपल सा क्वेश्चन, और दूसरा प्रॉब्लम जो था आपका वही एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज के ऊपर था। उसको थोड़ा सा अलग अलग ऑप्शन में चेक करना पड़ रहा था, इसीलिए टाइम तो इतना नहीं लगने वाला था, बट सभी पकड़ पाए या फिर नहीं, उसके लिए मैंने इसको टफ में डाल दिया। बट खैर वो इसको मीडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी तो पूछता ही नहीं कभी, कंपाउंड एंगल से पूछने का जरूरत नहीं, लिमिट में यूज हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन इनइक्वालिटी वाला सेक्शन से एक सवाल आया डायरेक्टली, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15, जिसको मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से मीडियम रखा, बाकी तो वो पूरा नोट्स का ही क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में भी कंपाउंड एंगल अच्छा खासा यूज हो रहा था। लास्ट एक और प्रॉब्लम एसओटी, जो अपन बोलते हैं हमेशा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो हर साल डालते जा रहे हैं एडवांस, लगभग पिछले 5 साल से एक क्वेश्चन तो ऐसा कोई साल मिस नहीं हुआ होगा कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पेपर 1 और एकदम इजी हाफ एंगल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज एकदम कम, जे एडवांस 2020 में सर्कल का एक क्वेश्चन आया, ठीक है, और जिसमें सर्कम सेंटर वगैरह थोड़ा सा मिक्स था, एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स के ऊपर बेस्ड आप बोल सकते हो, मीडियम मैंने डाल दिया। इलिप्स का एक क्वेश्चन आया पेपर 1 में, ये पेपर 2 में था। इलिप्स का क्वेश्चन आया जिसमें पैराबोला थोड़ा सा मिक्स था, ठीक है ना। खैर वो एक आसान क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो इजी डाला मैंने। हाइपरबोला के ऊपर प्योर एक क्वेश्चन आया था पेपर 2 में, जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से आप मीडियम बोल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज वो इजी बोल सकते हो आप। वेक्टर 3D का अगर बात करें तो पेपर 1 में एक वेक्टर का, पेपर 2 में एक, 3D का पेपर 1 में एक, पेपर 2 में एक, सारे लगभग इजी कैटेगरी में ही था, है ना, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन अपने को देखने को मिला नहीं, प्लेन वगैरह से, प्लेन और लाइन दोनों से एक एक क्वेश्चन आया 3D में, ठीक है। और जो लाइन वाला क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा टफ रेट करूंगा, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट है वो सारे बच्चे पकड़ पाए या नहीं, उसमें मेरे को कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसको टफ रेट कर दिया, ठीक है। तो ये तो आपका ओवरऑल डिटेल एनालिसिस ऑफ आईटीजी एडवांस मैथमेटिक्स 2020, क्लियर है। अभी मैं आपको स्पेशल 5 एनालिसिस बताऊंगा जो शायद आपको आगे तैयारी करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। मेरे को इतना कम टाइम में मेरे को जितना भी चीज समझ आया वो चीज सोच करके अपन ने ये 5 एनालिसिस बनाया, और इसको आप देखो अच्छे से, देखने के बाद प्रॉपर्ली अपना प्रिपरेशन जो है आईटीजी मैथमेटिक्स को स्ट्रेटेजाइज करो अच्छे से, और अकॉर्डिंगली चीजों को करो। आप देख सकते हो प्रॉपर्ली 11th और 12th जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जब 10th पास करके बच्चा आईटी का तैयारी करने आता है, सबसे पहले ये पूछता है 11th ज्यादा जरूरी है फिर 12th ज्यादा जरूरी है। उससे भी ज्यादा मेरे को ये सवाल तब सुनने को मिलता है जब 11th बर्बाद हो चुका होता है, और वो बच्चा समझता है कि 11th अगर बर्बाद हो गया तो 12th को मुट्ठी में लेकर के आ जाएंगे, बट ऐसा कोई हकीकत है नहीं। अगर 11th आपका बर्बाद हो गया तो 12th आप इतना कुछ खास कर नहीं पाओगे। जबकि यहाँ पे देखने से आपको अजीब सा लगेगा, 11th से पेपर 1 27 मार्क्स, जहां पे पेपर 1 में 12 से 39 मार्क्स, और वो चीज अगर 12 में जाकर के देखोगे तब तो आप पागल हो जाओगे, है ना। पेपर 2 में 12 11 का और वेटेज कम हो गया 22 मार्क्स, और उस 22 में ज्यादातर तो आप बोल सकते हो 70% तो कम्युनिटोरिक्स ही था, समझ में आ रहा है ना, और 12 ही था मेजर सेक्शन। 49 मार्क्स पेपर 2 में, 66 में से अगर मैं ध्यान से बोलूं 66 नहीं 49 नहीं होगा यहाँ पे यार, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। ये 49 नहीं होगा, ये देख लो 62 से जितना भी बचता है ना, 44 बिल्कुल 44 मार्क्स जो है वो आपका 12th वेटेज था पेपर 2 में। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं 132 मार्क्स में से सिर्फ 49 मार्क्स 11th से और 83 मार्क्स 12th से, जैसे हर साल को होता है ना। 37% 11th का वेटेज और 63% 12th का वेटेज, जैसे हर साल को होता है। पिछले 5 साल का पेपर आप निकाल करके देख लो, 12th का वेटेज डायरेक्टली अबव 60% आपको मिलेगा ही मिलेगा, और 11th का बिलो 40% आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। और इस साल को भी वो चीज देखने को मिला, 12th काफी ज्यादा पोर्शन में था, 63%, अब सब सोच रहे पूरा पेपर का 63% फ्रॉम 12th साइड, ठीक है, और 11th से 37%। लेकिन इसका ये गलत मतलब मत निकालना कि 11th इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 11th के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो आप 12th कभी भी हिला ही नहीं पाओगे कैलकुलस को, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। उसके लिए 11th आना जरूरी है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मिक्स भी थे, जहां पे 11th 12th दोनों इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को तो अपन 12th का ही बोलेंगे ना, समझ में आ रहा है। अगर मेजर पोर्शन 12th का है तो 12th का ही बोलेंगे उसको, ठीक है। बट अगर 11th का कंसेप्ट अगर आपको आता नहीं उस क्वेश्चन में, 11th वाला पार्ट अगर आप कर ही नहीं पाए तो कैसे करोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट दोनों ही है, बट अगर ऑन पेपर वेटेज अगर देखते हो तो 12th का काफी ज्यादा था। सेकंड एनालिसिस अगर मैं देता हूं ब्रांच वाइज, मैथमेटिक्स में बच्चे आखिरी में जाके पूछते हैं सर कौन सा ब्रांच पढ़ना, कैलकुलस छोड़ दो, कैलकुलस छोड़ने का तो हिम्मत भी मत करना, अलजेब्रा छोड़ दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दो, ट्रिगो छोड़ दो, क्या ऐसे पूछते बच्चे, इसीलिए बता रहा हूं। कैलकुलस का अगर देखोगे 39% वेटेज कैलकुलस का, है ना। अलजेब्रा 36%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8%, वेक्टर 3D 8%, और अगर मैं ट्रिगो बोलूं तो 6%, ठीक है। आप देख सकते हो इजी मीडियम टफ, ठीक है ना। ये वाला सेक्शन एकदम इजी पार्ट में था, है ना, इस बार तो 2020 में। कैलकुलस मॉडरेट टू टफ आप ऐसे बोल सकते हो, बट अलजेब्रा वाला बाकी टफ था, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्बिनेटोरिक सेक्शन में अलजेब्रा को टफ बोलूंगा, ठीक है, बिकॉज 19 मार्क्स उसमें टफ आया, इसी मीडियम से सबसे ज्यादा टफ आया, ठीक है, आप देख सकते हो। और कैलकुलस की अगर बात करूं तो मीडियम ज्यादा था, इसीलिए मीडियम टू टफ बोल सकते हो, बट अलजेब्रा टफ,
कैलकुलस मीडियम एंड कोऑर्डिनेट एंड ट्रिगो आप इजी बोल सकते हो। क्लियर? थर्ड एनालिसिस में बताऊंगा पूरा ओवरऑल पेपर का। पूरा ओवरऑल पेपर में अगर मैं इजी देखूं तो 132 में से 33 मार्क्स इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन, जो कि 25% बहुत होता है। 25% में तो एससी एसटी में सिलेक्शन हो जाता है भाई। मीडियम की अगर मैं बात करूं तो मीडियम का 59 मार्क्स, मीडियम का 59 मार्क्स, 45% वेटेज मीडियम का। उसमें से अगर आप सोचो ना, उसमें से अगर आप 20% भी कर देते हो और इजी का 25%, 45% में अच्छा खासा आपका रहेगा जाता है। समझ में आ रहा है? और अगर मैं टफ की बात करूं तो टफ में 41 मार्क्स, दैट इज 30% पेपर डायरेक्टली टफ आप मान सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी किसी के और के हिसाब से और कुछ हो सकता है, बट मैं अपने बच्चों को जिस तरीके से तैयार करता हूं, मेरे हिसाब से जो भी सवाल मैंने देखे और मेरे को जो लगा वो मैंने बता दी। ठीक है, 30% क्वेश्चन मेरे को टफ लगा डायरेक्टली आईटीजी एडवांस 2020 मैथमेटिक्स में, तो मैं बोल दी टफ है तो है। 45% फ्लैट इजी आप बोल सकते हो। ये 70% अगर स्कोर कर लेते हो ना तो भी आप टॉप 1000 पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो समझना चीजों को, ठीक है ना? समझना, बट मुश्किल वही होता है कि समझे कैसे कि कौन सा सवाल टफ है और कौन सा इजी है, वही सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज होता है। ठीक है, और लास्ट एनालिसिस देखते चलिए पेपर वाइज। पेपर 1 में आप देखो कि कैलकुलस 25, पेपर 2 में कैलकुलस 26, पेपर 1 में अलजेब्रा 22, पेपर 2 में 25, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेपर 1 में 3 मार्क्स ओनली, पेपर 2 में 8 मार्क्स, वेक्टर 3D 8 एंड ट्रिगो 8 मार्क्स, 0 मार्क्स। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर मैं बोलूं पेपर 1 में इजी 4 क्वेश्चन, मीडियम 7 क्वेश्चन, टफ 7 क्वेश्चन। ठीक है, और पेपर 2 में इजी 5, मॉडरेट 9 और टफ 4। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पेपर 2 जो है वो मॉडरेट सेक्शन में था और पेपर 1 जो है वो मीडियम से टफ में बोलूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो मीडियम टू टफ बोलूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ईओटी, ये सब का कुछ सिलेक्टेड हैवी क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूंगा, जो आपको एग्जैक्टली 7 क्वेश्चन दिख रहा है, इनके लिए मैं इसको पेपर को टफ बोलूंगा, बट ये मॉडरेट था, पेपर 2 मॉडरेट करने वाला था। तो पुराने 5 साल में अगर मैं कंपेयर कर देता हूं इस पेपर को, तो मान लो पुराने 5 साल 2016 से लेकर के दिल्ली ने पेपर पहला बार बनाया, समझ में आ रहा है? 2016 से 13 में कानपुर ने बनाया, 14 में खड़गपुर बनाया, 15 में बॉम्बे ने बनाया, 16 में गुवाहाटी ने बनाया, 17 में मद्रास ने बनाया, 18 में वापस कानपुर ने बनाया, 19 में डेंजरस जाइंट रूड़की ने बनाया। ठीक है, और 20 ने वापस आपका दिल्ली ने बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर शायद खड़गपुर बना पेपर, तो अभी तक ये रिलीज नहीं हुआ, जैसे रिलीज होता है आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल पुराने 5 साल के पेपर को अगर मैं इस पेपर को रेट करूं तो इस पेपर को सेकंड पोजीशन में मैं रखूंगा। ठीक है, 19 का पेपर टफेस्ट था बोलूंगा बिल्कुल। ठीक है, 19 वाले से तो लास्ट ईयर से तो ये इजी था, थोड़ा बहुत इजी था, और इस पेपर को मैं एग्जैक्टली 2016 दैट इज गुवाहाटी वाला जो पेपर था उसके साथ ही मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है ना? फिर 2018 आप मान सकते हो और 2017 को लल्लू था एकदम। ठीक है, जो मद्रास में बनाया। ठीक है ना? क्लियर है? कट ऑफ वगैरह सब कुछ बढ़ गया था, कुछ साल को याद होगा आपको। ठीक है, अगर आपको पता है तो। ठीक है ना? तो ये था हमारा जी एडवांस 2020 मैथमेटिक्स का ओवरऑल डिटेल एनालिसिस। ठीक है, तो अभी आपके सामने लेकर के आऊंगा सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन में पेपर 1 पेपर 2 वाइज नहीं लाऊंगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 वाइज लाने के बाद आपको कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए ज्यादा ज्यादा आपको बेनिफिट मिले उस सॉल्यूशन वीडियो से। इसीलिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा तो आपको भी फायदा होना चाहिए ना दोस्त। उसी फायदे के लिए मैं इस सॉल्यूशन को पेपर 1 पेपर 2 ना करके 3 सेक्शन में करूंगा। ठीक है, और वही 3 सेक्शन, एक सेक्शन हो जाएगा पूरा पूरा कैलकुलस वाला सेक्शन, एक सेक्शन हो जाएगा पूरा पूरा अलजेब्रा वाला सेक्शन, और एक सेक्शन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री लेके ही मान लो। ठीक है, क्योंकि इनमें ज्यादा वेटेज नहीं है। ठीक है ना? तो ये 14 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा, ये आपका 13 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा, और रिमेनिंग 9 क्वेश्चन आपका एक और वीडियो में आपको मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए एनालिसिस यहीं पे अपन खत्म करते हैं। सफिशिएंट रेस्ट्रिक्टेड टाइम है हमारे पास, है ना? उम्मीद करूंगा जितने भी जो भी वीडियो देख रहे हो और जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, आपका एग्जाम अच्छा गया। अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो आप अगले साल की तैयारी में लग जाओ बढ़िया से, और आप वेटेज और देख करके प्रॉपर्ली एनालिसिस देख करके पढ़िएगा, है ना? और बिल्कुल ये अगर मैं एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लेवल में देखूं तो बोर्ड एग्जाम का चीजें पढ़ के शायद ही कुछ ये आप अगर मुश्किल से कर पाए तो ये 25% सवाल शायद आपसे हिलेगा, अदरवाइज वो भी हिलने का चांस कम है। यहाँ पर भी 20% पेपर ही आप सिर्फ कर पाओगे, सिर्फ एनसीईआरटी में रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ जेई में आप स्कोर नहीं कर सकते, सिर्फ एनसीईआरटी में रेस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, आपका अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आप देखो, वो काफी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आज के लिए एनालिसिस में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, है ना? और अभी हम अपना डिटेल सॉल्यूशन जो है उसको लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को, जिन्होंने भी एग्जाम दिए, सबका एग्जाम अच्छा गया होगा उम्मीद करता हूं, और जो भी आगे देने वाले हो एग्जाम उनको पहले से मेरा ऑल द बेस्ट, ताकि आप प्रॉपर्ली एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो और बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ अगले साल को। और उम्मीद करेंगे कि अगला साल का पेपर इस साल से भी थोड़ा सा इजी साइड में रहे। ठीक है।